तो फर्स्ट न्यूज है हमारे पास, यूपीआई रेवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। यूपीआई के बारे में यूपीआई की रिसेंट रिपोर्ट आई है कि अक्टूबर 2024 में 16 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई से, वर्थ रुपीज 23.49 लाख करोड़ रुपीस, जो कि अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट है जब से हमारा ये यूपीआई जो है वो लॉन्च हुआ है अब तक। तो यूपीआई के बारे में बात करें, यूपीआई इज बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक गेटवे है जो कि बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर या कस्टमर टू बिजनेस जो वो पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था जब हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी, जो 1000 और 500 के नोट्स जो है उनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था। तो उसके बाद ये डिजिटल पेमेंट जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिसको हम कहें कि एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी जो है उसकी प्रमोशन के लिए भी एक इनिशियल स्टेप्स में से एक था। It was launched by NPCI, National Payments Corporation of India, and इसका एक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, दैट इट कनेक्ट्स ओवर 600 बैंक्स यूजिंग मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एनीवेयर एंड एनी टाइम। थोड़ा मनी की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के बाद बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसके बाद मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टोकन करेंसी आई, जिसमें कॉइन्स आते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। उसके बाद कॉइन्स की फॉर्जरी बहुत ज्यादा होने लग गई, तो पेपर करेंसी आ गई जो अभी तक चल रही है। पेपर करेंसी जो है उसमें थोड़ी हम कहें कि फेक करेंसी के चांसेस बढ़ गए, तो इसलिए प्लास्टिक करेंसी आ गई, दैट वाज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब उसकी वजह से प्लास्टिक बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गया, तो फिर हम डिजिटल इकोनॉमी लेके आए, हमारी डिजिटल करेंसी लेके आए। तो उन्हीं चीजों में अभी 600 बैंक से उसको कनेक्ट करता है कि मोबाइल बेस्ड हम इजीली ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। अब इनिशियल फेज में एक मॉडरेट एडॉप्शन की हमने 2016, 17, 18 से लेके 20 तक, धीरे धीरे से लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन जो इसमें रेवोल्यूशन आया दैट वाज आफ्टर कोविड 19 के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो सारे ऑनलाइन चले गए, ज्यादा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए। तो इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, हमारा जो इसका जो ग्रोथ है डिजिटल पेमेंट्स का वो सबसे ज्यादा बढ़ा। अभी रिपोर्ट क्या है, जो अभी रिपोर्ट आई उसमें अचीवमेंट्स क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड मोर देन 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस, 23.49 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। जिसमें हम देखिए पिछले साल से इस साल तक, लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक हमें 45% इंक्रीज मिला है। एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 49% ऑफ रियल टाइम ग्लोबल ट्रांजेक्शन। ऐसा सिस्टम जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है। कितनी बार हम न्यूज ऐसी पढ़ते हैं कि और कंट्रीज भी इन चीजों को अडॉप्ट कर रही है इन कोलैबोरेशन या इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। फीचर्स क्या है इसके, एक्सेसिबिलिटी, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स है, 24/7 अवेलेबिलिटी है। पहले हम मनी ट्रांसफर्स करते थे तो पहले बैंक्स के थ्रू मनी ट्रांसफर होता था ऑनलाइन, फिर उसके बाद हमारे पास एनईएफटी या आईएमपीएस के ऑप्शंस थे, जो कि इंस्टेंट नहीं था, वो बैंक के वर्किंग आवर्स में ही पेमेंट्स होती थी। अब इसके लिए कोई हमें बैंक के वर्किंग आवर्स नहीं चाहिए। एक यूनिफाइड एक्सेस है, मतलब आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो यूजिंग योर सिंपल सिंगल यूपीआई आईडी। हर एक पर्सन की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, जिस आईडी को यूज करके वो मल्टीपल बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, वर्चुअल एड्रेस एंड रोबस्ट ऑथेंटिकेशन। अब ऑनलाइन पेमेंट है तो आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए हमें केवाईसी करवाना पड़ता है, नो योर कस्टमर, जिसमें हमारी आधार डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी का यहाँ पे कंसर्न जो है वो भी साइडलाइन हो जाता है। पेमेंट मोड्स, क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इन ऐप एंड मर्चेंट पेमेंट्स, जैसे इन ऐप हम थ्रू नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं। इट एनकरेजेस द अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल कैश पेमेंट्स, जो पहले की पेमेंट्स थी। ग्लोबल रीच में हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अडॉप्ट कर रही हैं, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस। कुछ अफ्रीकन नेशंस भी हैं जैसे कि नामीबिया, उन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड रेमिटेंस फैसिलिटेशन, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। अभी जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज है वहां से अगर कोई पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है एज रेमिटेंसेस, तो वो यूपीआई के थ्रू सेंड किया जा सकता है। एंड फ्यूचर में हमारा यही एम है कि हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाए इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट। आगे चलते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट में, क्रेडिट इंटीग्रेशन कंबाइनिंग यूपीआई विद रुपे क्रेडिट कार्ड्स, पॉलिसी एनहांसमेंट, कंटीन्यूअस टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी अपग्रेड्स, रूरल इंक्लूजन, एक्सपेंडिंग रीच टू अनडिजर्व्ड एरियाज। वो एरियाज जो कि फार फ्लंग एरियाज हैं, इंटीरियर्स हैं, हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, वहां तक हम यूपीआई को लेके जाएं। एंड अगेन लास्ट फ्यूचर में हम यही करेंगे कि इंडिया को, हम एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो इंडिया का वो वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे, राइट। तो ये हमारा यूपीआई के रेवोल्यूशन के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, बेनिफिट्स अंडर ई श्रम कार्ड।
श्रम्स आर बेसिकली श्रमिक या जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका एक ई श्रम कार्ड बनता है। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो कार्ड के थ्रू अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? So as on 26 November 24, over 30.42 crore unorganized workers have registered on e-Shram portal। ये पहले भी हमने पढ़ा था, e-Shram पोर्टल बनाया गया था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वही जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, या किसी भी तरह के लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सारे लोग। 2021 में ई-श्रम पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड स्ट्रीमलाइन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स जो हैं, जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, जैसे कि जो स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो पे काम करते हैं, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? आपका एक आधार नंबर होना चाहिए, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। Exclusions not applicable to members of EPFO, ESIC और NPS, वो लोग जो कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है, या ये एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या न्यू पेंशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बेनिफिट क्या होगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 2 लाख कवरेज मिलेगी अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सोशल सिक्योरिटी में इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी होंगे। बाकी और सारे पोर्टल्स हैं जिसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया श्रम पोर्टल को, जैसे कि नेशनल करियर सर्विस, यूज ऑफ यूनिक अकाउंट नंबर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल एंड माई स्कीम पोर्टल। वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप सर्च फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड ऑन यूजर एलिजिबिलिटी। उसी के बारे में इसका पर्पस क्या है? वेलफेयर स्कीम इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनटू अ सिंगल यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। बाकी और छोटी छोटी स्कीम्स हैं, वो सारी आप इसमें पढ़ लेना कौन कौन सी इसके साथ इंटीग्रेट की गई है। अभी जो है इसकी अचीवमेंट्स हैं कि 30.42 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोगों ने इस साल इसी लास्ट मंथ नवंबर 2024 में रजिस्टर किया है और ई श्रम पोर्टल में, जिनको आगे जो भी बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे और इसके कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आज की मेजर न्यूज है, डेवलपिंग अ सस्टेनेबल एंड रोबस्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। So Indian government promotes the agricultural innovation and infrastructure through various initiatives. These initiatives focus on boosting agri startups, modernizing post-harvest process, and supporting the sustainable agriculture. They enhance rural industrialization, reduce losses, and align the global sustainability goals. अब हमें पता है कि इंडिया में हमारे 55% पॉपुलेशन के राउंड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम लोग जो है अपने डेली इनकम नीड के लिए, पर्सनल इनकम नीड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आर कंट्री बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, हमें जो एक्सपोर्ट है वो भी करना है, ग्लोबल मार्केट्स जो है उनको भी मीटअप करना है, और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का भी नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए इनोवेटिव फोकस लाना बहुत जरूरी है। हम एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स जो उनको प्रमोट करें, जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको मॉडर्नाइज करें, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज जो है उसको मॉडर्नाइज करें। हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगेन हम एग्रीकल्चर के जितने इल इफेक्ट्स हैं, चाहे वो लैंड के ऊपर है, सॉइल के ऊपर है, एयर के ऊपर है, पोल्यूशन जैसी उन सारी चीजों को रिड्यूस करें। तो उसके लिए हम इंडिया में यही फोकस कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम्स के साथ यही फोकस कर रही है कि हम एक एग्रीकल्चर तो करें लेकिन एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स है। स्कीम जैसे कि गवर्नमेंट लेके आया इंप्लीमेंटेड अंडर ये हमारा इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू प्रमोट इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, provides financial and technical support to startups in agriculture and allied sectors। allied sectors जो agriculture के साथ related है, जैसे कि horticulture, pisciculture, viticulture, sericulture, animal husbandry, floriculture, ये सारे sectors। provides financial and technical support to startups हो गया। 5 knowledge partners and 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स फॉर ट्रेनिंग एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन फाइनेंशियल सपोर्ट इतना प्रोवाइड किया जाएगा। 25 लाख एट सीड स्टेज एंड एम टू मॉडर्नाइज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सपैंडिंग कोल्ड चेन्स, रिड्यूस लॉसेस एंड इंप्रूव मार्केट एक्सेस। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उन सारी चीजों को हम ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा मॉडर्नाइज करें कि अच्छी
जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो मिले। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस ग्रो करते हैं उसके बाद उनको सेल जो है वो इजीली कर सके। प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड रेनोवेटिंग गोडाउन्स, वेयर हाउसेज इन रूरल एरियाज, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल स्टोरेज कैपेसिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। सेम वही चीज, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जिसमें 1 लाख करोड़ का फंड जो है जो कि इन्हीं सारे इनिशिएटिव्स के लिए यूज किया जाएगा। अब ये इनिशिएटिव्स का फायदा क्या होगा, ये जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप या मॉडर्नाइजिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका फायदा क्या होगा? इट एम्पावर्स एग्रीटेक स्टार्टअप्स and foster precision farming and value addition in agriculture. It supports rural industrialization, creating employment, boosting markets for processed agricultural goods, promotes sustainability through green practices, digital tools, eco-friendly technologies and aligning with sustainable एग्रीकल्चरल गोल्स। और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेसमैन है और जो फार्मर्स है उनके बीच का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। एग्रो इंडस्ट्री जो है वो हमारी ग्रो करेगी। हमारी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके बीच में एक हम बेटर रिलेशन जो है वो डेवलप कर पाएंगे, जिसमें दोनों साइड को फायदा होगा। और इसी के साथ आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इनिशिएटिव लाइक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, innovation and agricultural entrepreneurship development program in transforming India's agricultural sector. How do these programs contribute to sustainability and rural industrialization? आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और सैटरडे तक आपको सबमिट करना है, आपके पास 2 दिन है। लास्ट न्यूज पे आते हैं। लास्ट न्यूज है हमारी 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी? इंडियन नेवल फोर्सेस और उनका जो रोल रहा है हमारे नेशन के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए डे जो है ये हिस्टोरिक डे है, क्योंकि इस डे पे एक ऑपरेशन ट्राइडेंट, देयर वाज ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था अगेंस्ट पाकिस्तान नेवी, जब हमारी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी, इंडो पाक वॉर चल रही थी 1971 में। तो इंडियन नेवी का एक बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा था बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान नेवी को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए ये डे जो है उन सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो जो हम कहें कि हमारे कंट्री के लिए जो भी मार्टियर्स थे, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनको कमेमोरेशन देने के लिए ये डे जो है ये मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस, मिशन अकम्प्लिशमेंट इन मैरीटाइम domain. So Indian Navy consists of civil navy and military navy led by India's president, commander in chief. Operation Trident was launched against Pakistan on 4 December 1971 amidst the war between India and Pakistan. Indian Navy officially entered the war on 4th December and Karachi was inundated with अटैक्स। बाकी की फैक्ट्स है कुछ इंडियन नेवी के बारे में। हमारी मैरीटाइम डिवीजन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जिसको प्रेसिडेंट कमांड करते हैं। एवरी ईयर अगेन 4 दिसंबर को हमने कर लिया, ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए मनाते हैं। हमारी नेवी जो है ये ओशन के ऊपर भी एंड ओशन के अंदर भी ऑपरेट करती है। हमारी फोर्स जो है ये जो हमारा पूरा इंडियन ओशन जोन है, 12 नॉटिकल माइल्स का जो रीजन है, उसको गार्ड करती है। पहले भी आपको काफी बार बताया, ठीक है। तो बाकी हमें पता है, हम इंडियन नेवी के रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो उनको पढ़ते रहते हैं, तो इसकी यही कुछ मेन टास्क है, एक्सरसाइजेज करना, हमारी इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करते रहना, और हमारे जो वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, उनको गार्ड करते रहना। राइट, तो ये थी हमारी न्यूज फ्रॉम पीआईबी एंड डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम 4 दिसंबर। राइट,